नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPCS सॉल्यूशन पर। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड पार्ट देख रहे हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर 4 है। आगे के प्रश्नों को कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में 45 तक देख लिए थे कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि इसमें तो क्या था, सी कि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे, यानी कि सी हमारा राइट आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 46 कह रहा है कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे। बी कह रहा है कि कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। सी कह रहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे। डी कह रहा है कि कांग्रेस के महासचिव थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कि बी, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, क्योंकि महात्मा गांधी पहले ही बोले थे कि हमारा कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य ही था स्वाधीनता की प्राप्ति, और जैसे ही ये मार्ग सुलभ हो गया तो हमने इस्तीफा दे दिया, यानी कि ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 47 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि क्रांतिकारियों के गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। ए में है खुदीराम बोस ने, बी में है BD सावरकर ने, सी में प्रफुल्ल चाकी ने, डी में है भगत सिंह। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा इसका आंसर दीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत पहले ही हो चुका है। तो इसका क्या हो जाएगा 47 का? अभिनव भारत का संस्थापक कौन, गठन किसने किया था? तो BD सावरकर ने। कब किया था? इसका हो जाएगा 1904 में, BD सावरकर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 48 में कह रहा है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। ए में है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, बी कह रहा है कि 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, सी में वर्ष 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, डी कह रहा है कि वर्ष 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें पूछ रहा है कि सबसे कम समय तक चला था। जैसे कि देख सकते हैं कि 1861 के बाद 1892 आया, तो कितने वर्ष तक चला? तो 2 में से 1 गया 1, 9 में से 6 गया 3, यानी 31 वर्ष तक चला, 61। उसी तरह 92 के बाद 9 आया, तो ये कितने साल तक चला था? 9 में से 2 गया 7, और उसके बाद 10 में से 9 गया 1, यानी 17 वर्ष तक चला, 1892। उसके बाद 9 का देख लीजिए, तो 1909 का कितने तक चला? 1909 से 1919, यानी 10 वर्ष। उसी तरह 1919 का 1900 इसके बाद कौन सा आया था? 1935। तो इससे इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 15 में से 9 गया 6, में से 1 पैंचा ले लिए तो कितना होगा? 2 में से 1 गया कि, यानी 16 वर्ष चला था। तो सबसे कम हो जाएगा आपका ये 10 वर्ष वाला 1909 का अधिनियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कि 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो सबसे कम समय तक चला था। 49 में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि उपर्युक्त उदाहरण का संबंध है। नीचे बहुत सारा उदाहरण दिया हुआ है ऑप्शन, जिसमें से किससे इसका संबंधित है? कि इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। यह उदाहरण का संबंध है। ए में है साइमन कमीशन से, बी में है गांधी इरविन पैक्ट से, सी में है क्रिप्स मिशन से, डी में है कैबिनेट मिशन से। तो साइमन कमीशन ये सब तो वो 27 में ही आ गया था, जबकि गांधी इरविन पैक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लगाना, तो इससे भी इसका संबंध ही नहीं है। क्रिप्स मिशन 42 में आया था, और ये कैबिनेट मिशन आया था आपका 46 में। तो कैबिनेट मिशन ही आपको आया था 24 मार्च 1946 को पहुंचा था, जो कि मई में प्रस्ताव लाया था, मई 46 में। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? कैबिनेट मिशन से। मई 46 में प्रस्तुत किया था और भारत विभाजन को नकार दिया था। भारत विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, यानी कि इसका हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। 50 पे चलते हैं। 50 नंबर कह रहा है कि किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? ए में है सिराज गोपालाचारी, बी कह रहा है कि एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, सी में है सुभाष चंद्र बोस, और डी में है जवाहरलाल नेहरू। तो पूछ रहा है कि जब भारत और ब्रिटेन के बीच युद्ध, जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध हो रहा था, तो ब्रिटेन उस समय नीचे जा रहा था, और इस समय सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, इसका सी आंसर है कि सुभाष चंद्र बोस ने इसको ऐसे अवसर के रूप में देखा जब हम लोग इसे बाहर खदेड़ सकते थे, यानी कि इसे एक अवसर के रूप में देखा, ईश्वर प्रदत्त अवसर है। जबकि इसमें पूछा कि महात्मा गांधी क्या कह रहे थे, तो महात्मा गांधी कहे कि नहीं, हम लोग को ब्रिटेन के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, क्योंकि वो अभी संकट में है। तो इसमें पूछ देगा कि महात्मा गांधी क्या कहते थे? महात्मा गांधी तो ये सहानुभूति रखने की बात कह रहे थे, सहानुभूति। जबकि पूछेगा कि जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू तटस्थ थे, ना तो सहानुभूति कह रहे थे और न तो ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देख रहे थे।
तो इसका हो जाएगा ईश्वर प्रसाद अफसर देख रहे थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 51 कह रहा है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। ए में कह रहा है महात्मा गांधी, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है सरदार पटेल, डी में है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो कौन कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे, यानी कि जो भी इस योजना में आया है वो प्रस्तुत हुआ है वो सब सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका पटेल हो जाएगा, सरदार पटेल राइट आंसर। ये कैबिनेट मिशन योजना के पूरी तरह से पक्ष में थे, समर्थन में थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। तो ए में है सत्येंद्र नाथ टैगोर, बी में है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी में है आर.सी. दत्त और डी में है सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका राइट आंसर है। इन्हें 1869 में नियुक्त किया गया था, इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा पास करके उत्तीर्ण की थी, लेकिन सही आयु में मतभेद के कारण इन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। पूछ रहा कि बर्खास्त किसे किया गया था, लेकिन 5 साल बाद इन्हें फिर से 1900 कितना हो जाएगा 1874 में इन्हें पुनः इस परीक्षा में उत्तीर्ण किया गया और न्यायालय द्वारा इन्हें हरी झंडी दिखाकर फिर से नियुक्त कर दिया जाता है 74 में, लेकिन जातीय भेदभाव के कारण इन्होंने फिर से खुद ही इस्तीफा दे देते हैं। यानी क्या हो जाएगा, 74 में 5 साल बाद बर्खास्त कर दिया जाता है, 74 में फिर से इन्हें 74 में इन्हें परीक्षा उत्तीर्ण किया गया तो और सिलहट में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त हुआ। यद्यपि जल्द ही बनर्जी को उनके पद से जातीय भेदभाव के कारण बर्खास्त कर दिया गया। तो ये हो जाएगा आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जबकि पहला पूछेगा कि कौन थे पास करने वाले सिविल सर्विस, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर आंसर हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस भी पास करते हैं, या यहाँ तक ये 4th रैंक लाते हैं, और सीधा इनका संबंध इससे नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। इंपीरियल प्रेफरेंस, ए में है कि भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, बी कह रहा है कि ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए, सी कह रहा है कि ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, डी कह रहा है कि भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों की दी जा रही तरजीह के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किस लिए किया जाता था। तो इसका आंसर है ए कि भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। प्रेफरेंस का मतलब ही होता है रियायत, इससे भी थोड़ा सा लगा सकते थे आइडिया, यानी कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इस 54 कह रहा है कि लॉर्ड लिथगो ने 1942 ईस्वी के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। रीजन कह रहा है कि कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। पूछ रहा है कि कौन सही है, ए में कह रहा है कि ए और दोनों अलग अलग सही है तथा एक ही सही व्याख्या आर है, बी कह रहा है कि ए और दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या आर नहीं है, सी कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है, डी कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ए और आर दोनों सही है तथा एक ही व्याख्या आर है, यानी कि लिथगो ने 1942 ईस्वी के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन उठ खड़े हुए थे। यही है कि ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों ये इस क्रांति से ने स्वतंत्रता की मांग को अपना प्रमुख एजेंडा बनाया और 8 अगस्त 1942 को हुए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। और यही बाद में देखा जाता है कि पूरे संपूर्ण देश में व्यापक रूप से हिस्सा लिया था, इसी कारण इसे कहा जाता है कि जो सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह बताया था, यानी कि ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 55 नंबर कह रहा है कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। ए में है असहयोग आंदोलन, बी है रॉलेट आंदोलन, सी है चंपारण आंदोलन, डी में है दांडी यात्रा। तो क्या हो जाएगा, गांधी जी का भारतीय राजनीति में पूछ रहा है। तो पहली बात तो है कि कब लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को। उसके बाद 1917 में इनका पहला साहसिक कदम क्या था, चंपारण आंदोलन, जिसमें कि 1916 में इन्हें राजकुमार शुक्ला बुलाते हैं, लखनऊ अधिवेशन में आमंत्रित किया जाता है, जिसमें 17 में जाते हैं। और ये किस पद्धति पर आधारित था, तो ये नील बगान मालिकों के विरुद्ध था, जो कि 3 कठिया पद्धति था, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील की खेती करना अनिवार्य था, जिससे वहाँ के किसान नाखुश थे। यही चंपारण आंदोलन था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
इसमें कह रहा है कि कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। प्रार्थना याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। ए में है अरविंद घोष के नेतृत्व में, बी कह रहा है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, सी कह रहा है लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, और डी कह रहा है महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो प्रार्थना और याचिका किसकी ज़्यादा डिमांड रहती थी प्रार्थना और याचिका के माध्यम से? तो ये नरम दाल वालों का था। नरम दाल वाले हमेशा प्रार्थना और याचिका पे विश्वास करते थे, जबकि ये सब अंततः समाप्त हो गई थी किसके नेतृत्व में? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, जो कि ये गर्म दल के थे। लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, और एक अरविंद घोष। चार मेनली थे लीडर गर्म दल के, एक अरविंद घोष, और इधर हो गया लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो ये बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में समाप्त हो जाता है, क्योंकि 1905 के बाद कांग्रेस ने नरम दल का प्रभाव कम हो गया और तिलक के नेतृत्व में क्रांतिकारी विचारधारा का विस्तार हुआ, और ये लोग प्रार्थना और याचिका के मांग को अस्वीकार कर दिए तथा डायरेक्ट बात दूसरे तरीका अपनाया। तो यानी क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें एक तरफ सूचीबद्ध दिया हुआ है, दूसरी तरफ सूची 2 से मिलान करने को कह रहा है। ए में है श्याम जी कृष्ण वर्मा, बी में है मैडम भिकाजी कामा, सी में है एनी बेसेंट और डी में है अरविंद घोष। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा का क्या हो जाएगा इसमें? इसका हो जाएगा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो इसमें हो जाएगा ए का 2। उससे तरफ मैडम भिकाजी कामा का कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका तलवार, यानी कि 2। इसका हो जाएगा बी का 3। एनी बेसेंट हो जाएगा कॉमनवेल्थ। तो सी का हो जाएगा 4 अरविंद घोष वंदे मातरम, यानी 2 3 4 1 हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, मैडम भिकाजी कामा द तलवार, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, अरविंद घोष वंदे मातरम, यानी ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना में एचिसन ने इस कथन का संबंध है? ए में कह रहा है 1857 का विप्लव यानी जो विद्रोह हुआ था, बी में है चंपारण सत्याग्रह, सी कह रहा है कि खिलाफत और असहयोग आंदोलन जो 1919 से 22 तक चला था, और डी में है 1942 ईस्वी की अगस्त क्रांति। तो किसमें ये हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से भिड़ा नहीं पाए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसमें क्या हुआ था कि खिलाफत व असहयोग आंदोलन से संबंधित था, जिसमें कि महात्मा गांधी ने खिलाफत और असहयोग को संगठित कर लिया था, और ये खुद खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बने थे अखिल भारतीय स्तर पे, और इसी में हिंदू मुस्लिम एकता को बहुत बड़े अवसर के रूप में देखा जाता है। तो इसी से एचिसन का ये कथन था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी एक वैशिष्ट युक्त नहीं है? ए में केंद्र के साथ ही साथ राज्यों में द्वैत शासन, बी कह रहा है कि द्विसदनीय विधानमंडल, सी में है प्रांतीय स्वायत्तता, डी कह रहा है कि एक अखिल भारतीय संघ। तो कौन सा नहीं है पूछ रहा है? तो द्विसदनीय विधानमंडल की बात की गई थी, प्रांत में द्वैत शासन को खत्म करके द्विसदनीय विधानमंडल लाया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी, साथ ही एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया था, और क्या क्या किया था? आरबीआई की स्थापना, बर्मा को भारत से अलग कर किया गया था, एक संघीय न्यायालय की बात की गई थी, बहुत सारे इसमें प्रस्ताव थे। पूछ रहा कौन सा नहीं है? तो इसमें ए आंसर हो जाएगा कि केंद्र के साथ राज्यों में द्वैत शासन। तो नहीं, राज्य में द्वैत शासन की बात 1919 के अधिनियम में किया गया था, इसमें इसको समाप्त करके राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल लाया गया था और केंद्र में द्वैत शासन लाया गया था। तो क्या हो जाएगा? ए हमारा गलत आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि 60 नंबर की 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। ए में जापान में, बी में तत्कालीन बर्मा में, सी में है सिंगापुर में, और डी में है तत्कालीन मलाया में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ अस्तित्व में आया था? तो ये आपका जापान में आया था 1943 में। किसके नेतृत्व में था? तो रास बिहारी बोस ने जापानियों के प्रभाव और सहायता से दक्षिण पूर्व एशिया से जापान द्वारा एकत्रित लगभग 40,000 जो भारतीय स्त्री पुरुष जो वहाँ बंदी थे उसको अपने लेग के अंडर में, और उसी से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं युद्धबंदियों को साथ में शामिल करके। तो यानी क्या हो जाएगा? आज़ाद हिंद फौज के अस्तित्व में कहाँ आया था? जापान में 1943 में रास बिहारी बोस के सहयोग से। रास बिहारी बोस एक घोष हैं जो कि 1907 की अध्यक्षता किए थे, तो वो नरम दल के थे घोष, जबकि बोस सुभाष चंद्र बोस ये सब थे गरम दल वाले, यानी कि बोस हो जाएगा, रास बिहारी बोस। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे
स्वतंत्रता प्रदान करने के कार्य को स्थगित करें। बी में कह रहा है कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। सी कह रहा है कि नेहरू एवं जिन्ना को साथ साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। डी कह रहा है कि सेना को कुछ समय के लिए अधिकार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें था कि माउंटबेटन योजना कब आया था, तो 3 जून 1947 को योजना के नाम से भी इसे जाना जाता था। तो इसमें गांधी जी ने सुझाव दिया था कि जिन्ना को भारत का बंटवारा करने के बजाय उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, यानी जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि त्रिपुरा की देसी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि ए में कह रहा है कि त्रिपुरा के राजा हमेशा ब्रिटिश विरोधी रहे। बी में कह रहा है कि बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। सी कह रहा है कि राज्य की जनजाति अघोर रूप से स्वतंत्रता प्रेमी थी। डी कह रहा है कि पहले से ही कुछ समूह राजपद एवं इसके रक्षक ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि त्रिपुरा की देसी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुए। इसका मेन रीजन था कि पहले से ही कुछ समूह राजपथ एवं उसके रक्षक ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे, यही रीजन था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 63 कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। ए में है कि चौरी चौरा में, बी में है दांडी में, सी में है चंपारण में और डी में है बारदौली में। तो ये पहले भी डिस्कस किया जा रहा था कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण में, 1917 में। लौटे कब थे ये तो बता ही दिए थे कि 1915 में लौटे थे, 17 में। इसके पीछे रीजन था नील बगान मालिकों का अत्याचार, जिसमें कि 1916 में राजकुमार शुक्ला बिहार के जो निवासी थे इनके द्वारा बुलाया जाता है, गांधी जी को निमंत्रण दिया जाता है और 17 में जाते हैं और चंपारण सफल रहता है। यानी पहला सफल सत्याग्रह था जिसमें क्या किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट में है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। ए में है चितगंग और मरी रेड, बी में है अभिनव भारत, सी में है अनुशीलन समिति, डी में है कुक्का आंदोलन। तो इसमें क्या हो जाएगा? चितगंग और मरी रेड का संबंध किससे है? तो कल्पना दत्त से। तो ये तो सही है, एक का हो जाएगा आपका 1। उसी तरह अभिनव भारत का संबंध किससे है? तो बी.डी. सावरकर, यानी हो जाएगा 3। अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा आपका अरविंदो घोष। और कुक्का आंदोलन का संबंध है गुरु राम सिंह। तो इसका क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4, 2। ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2, यानी ये हमारा राइट आंसर है। इसका हो गया। आज यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।